जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12 के आनुवंशिकता के बारे में लेसन में हम लोग कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था कि आनुवंशिकता के जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के विषय में कुछ नियम दिए थे। तो नियम देने से पहले कुछ संकरण कराए थे, क्रॉस कराए थे, एक संकरी क्रॉस या दो संकरी क्रॉस। और ये क्रॉस कराने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो आनुवंशिकता संबंधी एक टर्मोलॉजी, एक शब्दावली का प्रयुक्त किया था, उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली, यानी कि मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकता के नियमों के लिए जो प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया था, टर्मोलॉजी का प्रयोग किया था, वो कौन सी शब्दावली थी। तो पहला यहाँ पे शब्दावली प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी F1 में दो विरोधी लक्षण में जो लक्षण क्या होता है प्रकट होता है उसे डोमिनेंट या प्रभावी, तथा जो लक्षण क्या होता है छिपा रहता है उसे हम लोग अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। प्रभावी और प्रभावी का मतलब मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी जो नियम दिए तो उसमें मटर के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया। तो पहली बार में जब एक जोड़ी लक्षण का उन्होंने क्रॉस कराया तो उसे एक संकरी क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। जब मेंडल ने मटर के दो जोड़ी लक्षणों का विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराया तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो संकरी क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे लक्षण में पहली बार जब एक संकरण क्रॉस के लिए उन्होंने लंबा पौधा टॉल लिया था और अप्रभावी लक्षण के रूप में बौना पौधा लिया था, जिसको कारक स्मॉल टीटी और लंबे पौधे को कारक कैपिटल टीटी मान लिया था। अब ये कैपिटल टीटी और ये स्मॉल टीटी क्या है, प्रकार के बौने पौधे के जीन है, लंबे पौधे के जीन है। जीन क्या होता है, जैसे मेंडल जीन एक प्रकार से आनुवंशिक लक्षणों का एक आनुवंशिक कूट होता है जो गुणसूत्रों पर निहित होता है, जिसे जीन कहते हैं। भाई जोहानसन ने इन्हीं को क्या कहा, जीन का, और मेंडल ने इनको कारक का नाम दिया था। ये जो गैमिट है, युग्मक है, इन्हीं को जीन बोलते हैं, इन्हीं को कारक बोलते हैं। जोहानसन ने इनको जीन कहा, मेंडल ने इनको कारक कहा। तो हमने आपको बताया कि प्रभावी तथा प्रभावी लक्षण डोमिनेंट एवं रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में विरोधी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे डोमिनेंट। यहाँ पे जब हम लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या होता है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, यानी लंबा पौधा क्या होता है, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है और प्रभावी लक्षण क्या होता है, छिपा रहता है। इससे जो लक्षण प्रकट होता है उससे प्रभावी, जो छिपा रहता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं, अतः लंबापन प्रभावी लक्षण तथा बौनापन कैसा, अप्रभावी लक्षण। आप मेंडल के एक संकरी क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रभावी और अप्रभावी जो टर्मोलॉजी है उससे आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मेंडल ने अपने टर्मोलॉजी में एलील या एलीलोमॉर्फ का भी उल्लेख किया है कि एलील क्या होते हैं व एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी लक्षण हैं, जैसे लंबापन व बौनापन। फूल के लिए क्या होता है, लाल और सफ़ेद। यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबापन का कारक यहाँ पे कैपिटल टी और बौने पौधे का कारक क्या, स्मॉल टी है। ये लंबे पौधे के क्या है, एलील है, ये बौने पौधे के क्या है, एलील है। ये दोनों क्या होते हैं, जोड़ों में विपरीत लक्षण होते हैं एक दूसरे के, जिसे हम लोग एलील बोलते हैं। अब समयुग्मजीय अवस्था या होमोजाइगस अवस्था मेंडल ने क्या कब होमोजाइगस अवस्था मानी जाती है कि होमोजाइगस अवस्था है, समयुग्मजीय अवस्था है। जब किसी जीवधारी में किसी लक्षण के दोनों जीन क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसे समयुग्मजीय कहते हैं। क्या कहते हैं, समयुग्मजीय। जैसे शुद्ध लंबे पुष्प वाले पौधे के लिए क्या मान लिया गया, कारक कैपिटल टी कैपिटल आर। शुद्ध नाटे पौधे के लिए कारक क्या मान लिया गया, स्मॉल टी मान लिया गया।
जैसे कि यहाँ पे लंबे पौधे के कारक कैपिटल टीटी हैं और बौने पौधे के कारक स्मॉल टीटी हैं, लेकिन दोनों कारक क्या है, समान है, यानी कैपिटल टीटी है इस लंबे के लिए और बौने के लिए क्या है, स्मॉल टीटी है। तो ये अवस्था होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। अब इसके बाद हेटेरोजाइगस क्या होता है, जब किसी लक्षण के दोनों तुलनात्मक जीन एक साथ पाए जाते हैं तो इस जीवधारी को विषम युग्मजीव कहते हैं। जैसे अब तुलनात्मक जीन, अब यहाँ पे जैसे कि लंबा और बौना एक दूसरे के क्या तुलनात्मक है, कैसा है, तुलनात्मक है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ इसका इससे एक जीन आया कैपिटल टी और इससे एक जीन आया स्मॉल टी। जब दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक जीन होता है कैपिटल टी हो जाता है, एक जीन क्या होता है, स्मॉल टी हो जाता है। जब दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं तो ये अवस्था विषम युग्मजीय अवस्था या हेटेरोजाइगस अवस्था कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर। ये पौधा जो F1 पीढ़ी में लंबे और बौने का क्रॉस कराया तो यहाँ पे संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन एक कारक कैपिटल टी एक कारक स्मॉल टी है। तो ये बस ऐसे पौधों को हम लोग क्या संकर भी बोलते हैं। लंबा तो होगा लेकिन कैसा संकरण, इसी से संबंधित एक संकर हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पे जब नर और मादा पौधों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है, यानी जो विपरीयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो दोनों लक्षणों के जीन जब एक साथ आ जाते हैं, एक लंबे पौधे का एक स्मॉल टी का, तो यहाँ पे ये संकर हो जाते हैं। ये यानी कि दोनों विपरीत लक्षणों के जीन जब एक साथ आने की जो प्रक्रिया उसे हम लोग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे आपको एक मेंडल की टर्मोलॉजी में आपको दिखाई दे रहा है समलक्षणी या फिनोटाइप अनुपात। अब मेंडल की टर्मोलॉजी में नियमों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि फिनोटाइप क्या होता है। किसी जीवधारी के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे के जीन होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया गया तो F2 पीढ़ी में कुछ पौधे कैसे प्राप्त हुए, यानी 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कुछ पौधे शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, कुछ संकर लंबे प्राप्त हुए, कुछ शुद्ध बौने प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये भी लंबा है और संकर लंबा है। देखा जाए तो यहाँ पे बाहर से दोनों पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। तो यहाँ कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों किसको व्यक्त कर रहे हैं, लंबे पौधे को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, लंबा। तो ये फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा। जैसे इस एक संकरी क्रॉस में देखा जाए तो जो फिनोटाइप अनुपात है तो शुद्ध लंबा 1 है, संकर लंबा 1, एक संकर लंबा 1, तो यानी लंबे कितने हो गए, 3 हो गए, और शुद्ध बौना कितना हो गया, 1। तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 हो जाता है। और जीनोटाइप, अब अगली टर्मोलॉजी में उन्होंने बताया जीनोटाइप रेशियो समजीनी। जीनोटाइप किसी जीव के शरीर में उपस्थित सभी जीनों को बताता है, चाहे वो प्रभावी हो अथवा क्या हो, अप्रभावी हो। भाई अब यहाँ पे जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के बाद उसमें स्वपरागण कराया तो जब F2 पीढ़ी प्राप्त हुई तो यहाँ पे क्या होता है, देखा जाए तो एक पौधा शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं, एक कैसा है, बौना है। तो यहाँ पे अनुपात देखा जाए जीनोटाइप का तो एक पौधा शुद्ध कैसा है, लंबा है, 2 पौधे संकर लंबे और एक शुद्ध बौना है। तो इसका जीनोटाइप रेशियो देखा जाएगा तो 1:2:1। अर्थात यहाँ समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है, जीनोटाइप में प्रभावी अथवा प्रभावी दोनों लक्षणों को व्यक्त करता है। तो आप लोगों ने मेंडल की टर्मोलॉजी में आज आप लोगों ने प्रभावी तथा प्रभावी लक्षण के बारे में पढ़ा। इसके बाद एलील या एलीलोमार्फ क्या होते हैं, होमोजाइगस अवस्था क्या कहलाती है और हेटेरोजाइगस अवस्था क्या कहलाती है, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।